तो मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे RLC सीरीज सर्किट एवं RLC समांतर सर्किट पढ़े। इसमें अनुनाद की क्या कंडीशन है, अनुनाद की दशा में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, धारा कब अग्रगामी होगी, कब पश्चगामी होगी, कब वोल्टेज अग्रगामी होगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने इस चैप्टर में एक एक करके पढ़ा और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे एक दो क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। तो अब हम लोग जब ये चैप्टर ख़त्म हो गया है तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखे गए हैं और ये आपके प्रतियोगी परीक्षा में, यहाँ तक कि CPMT में और IIT में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका RLC एक सीरीज सर्किट है, जैसे ये है आपका R और ये है आपका कैपेसिटर C और ये है प्रेरकत्व L। ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 40 वोल्ट ले रहा है, यानी VR का मान आप अगर कहें तो VR का मान 40 वोल्ट है, ये VC का मान 80 वोल्ट है और VL का मान जो है वो 40 वोल्ट दिया। ऐसे ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इनमें एक V वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि सप्लाई वोल्टेज V का मान बताइए। इसी कैपिटल V का मान पूछ रहा है, ये सप्लाई वोल्टेज कैपिटल V का मान ही पूछ रहा है। यही प्रश्न है आपका कि सप्लाई वोल्टेज कैपिटल V का मान बताइए। ये भी प्रश्न कई बार पूछा है। छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन एक तरह से है आपका। तो ये आप RLC सीरीज सर्किट में आपने पढ़ा है। पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न और आंसर उसका देख रहे हैं। तो हम लोग RLC श्रेणी क्रम में वोल्टेज के लिए फार्मूला पढ़े हैं कि V बराबर होता है, वोल्टेज V बराबर सप्लाई वोल्टेज ये वाला कैपिटल V बराबर होता है करंडी में VR का वर्ग प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ऐसे होता है। ये आपने पढ़ा है। अब चाहे VL में से VC घटाइए, चाहे VC में से VL घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो है दिया है, करंडी में लिखेंगे VR का मान 40 वोल्ट दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 का वर्ग प्लस, फिर लिखेंगे VL 40 है तो यहाँ लिख देंगे 40 माइनस इसका मान 80 दिया है, इसका ऐसे वर्ग कर दें। 80 में से 40 घट जाएगा, माइनस 40 बचा, या पहले 80 लिख लीजिए बाद में 40 लिख, चाहे जिसमें से जो घटे। माइनस 40 का वर्ग करेंगे फिर प्लस 1600 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो चाहे जिसमें से जो भी घटा लीजिए, एक संख्या बच जाएगी, उसका चूंकि वर्ग करना है इसलिए कहीं VL माइनस VC लिखिए अथवा VC माइनस VL रखिए, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगली लाइन में हो जाएगा, करंडी में देख लें आराम से, 40 का वर्ग प्लस यहाँ भी हो जाएगा आप 40 का वर्ग, या माइनस 40 का वर्ग करेंगे तब भी वो 1600 हो जाएगा। तो आप देखें बराबर हो गया
ऐसे ये 1600 और ये भी प्लस 1600 बराबर हो गया करड़ी में 3200 जोड़ देंगे तो करड़ी में 3200 हो जाएगा और 3200 को हम लोग लिख सकते हैं V बराबर करड़ी में 3200 को लिख सकते हैं 1600 गुणे 2 बराबर 1600 का वर्गमूल 40 आ जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं आएगा, इसलिए करड़ी में 2। इतना बोल्ट हो गया। एक आंसर इतने आप बोल्ट लिखेंगे, यानी यही भी आपका सप्लाई वोल्टेज है। यही हो गया सप्लाई वोल्टेज। यही पूछ रहा था, तो सप्लाई वोल्टेज भी का मान आ गया इतना वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। अथवा करड़ी में 2 का मान होता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा 40 गुणे करड़ी में 2 का मान 1.414, इससे गुणा कर लेंगे तो 56 ऐसे आ जाएगा। देख लीजिए बराबर आ जाएगा 56.6 वोल्ट आ जाएगा। तो ऐसे भी ये भी आंसर आप चाहे ये वाला आंसर लिखें और चाहे ये वाला आंसर लिखें, जो भी आपके विकल्प में दिया है उससे आप ऐसे मैच करा लें। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एक आरएल परिपथ में 130 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए। यदि प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत वाहक बल 50 वोल्ट हो तो प्रेरकत्व यल के सिरों पर विभवांतर बताइए। एक आपका आरएल परिपथ है, इसको मिटा देते हैं और फिर आप देखें। क्वेश्चन नंबर 2, एक आरएल परिपथ में, ये श्रेणी परिपथ है, आरएल श्रेणी या सीरीज परिपथ में 130 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए। तो अगर ये परिपथ आप बनाएंगे तो परिपथ आपका ऐसे बन जाएगा। ये हो गया प्रतिरोध और ये हो गया कुंडली। ऐसे यहाँ से भी वोल्ट की आपने सप्लाई दे दिया, ऐसे हो गया। एक आरएल परिपथ श्रेणी परिपथ है में 130 वोल्ट का विभवांतर, तो यहाँ से भी का मान 130 वोल्ट है, ये दिया हुआ है। लगाया जाए यदि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, यहाँ पर जो है ये 50 वोल्ट है, तो इसका मान पूछ रहा है, ये VL का मान पूछ रहा है। तो कुंडली के सिरों पर प्रेरकत्व यल के सिरों पर विभवांतर बताइए। तो हम लोग जानते हैं, अभी आपने पढ़ा कि V बराबर होता है करड़ी में R² या VR का वर्ग कर दें, VR का वर्ग प्लस VL का वर्ग, ऐसे होता है। देख लीजिए, ये है आपका VR, प्रतिरोध ये है बेटा R, और ये है प्रेरकत्व L। तो उसी पर आपका वोल्टेज पूछ रहा है, तो यहाँ पर VR का मान हम लोग को मालूम है 50 रख देंगे और V का मान 130, तो यहाँ रख देते हैं 130 सप्लाई वोल्टेज। 130 बराबर करड़ी में 50 का वर्ग प्लस VL का वर्ग, ऐसे। अब
करनी हटानी है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो लिख देंगे 130 का वर्ग, तो करनी हट जाएगी, बराबर हो जाएगा 50 का वर्ग प्लस VL का वर्ग। अगली लाइन में VL यहीं रहने दीजिए, VL का वर्ग बराबर हो जाएगा 130 का वर्ग माइनस 50, इधर प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 50 का वर्ग। अगली लाइन में सिर्फ VL बराबर अगर लिखें बेटा तो इधर की राशि पर करड़ी लग जाएगी। क्लियर हो गया? तो हो जाएगा 130 का वर्ग माइनस 50 का वर्ग। इसको सरल कर लेंगे तो VL बराबर आपका आंसर 120 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो इसके सिरों पर इसके VL का मान आ गया 120 वोल्ट। ये ले रही है कुंडली 120 वोल्ट। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सरल हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया बेटा? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम लोग। कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी। धारा का समीकरण दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में धारा का समीकरण दिया हुआ I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 ऐसे दिया हुआ है। ये धारा का समीकरण दिया हुआ है, प्रवाहित है और परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर। ये धारा समीकरण हो गया और ये विभवांतर का समीकरण या विभव का समीकरण हो गया E बराबर E मैक्स साइन ओमेगा टी है। तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी। तो देखिए दोनों समीकरण देखने से बेटा आपको साफ जाहिर है, लिख लें कि दोनों के समीकरण देखने से स्पष्ट है कि धारा I कामा विभव E से पाई बाई 2 रेडियन कोष्ठ में 90 अंश। पाई बाई 2 रेडियन, ये माइनस है, इसके फार्मूले में माइनस नहीं है, इसके फार्मूले में देखिए माइनस है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि धारा वोल्टता से 90 अंश। पाई बाई 2 रेडियन, पाई का मान 180 अंश होता है, तो 180 में 2 से भाग दे देंगे तो 90 अंश आ जाएगा। तो आप पाई बाई 2 रेडियन कहेंगे, कोष्ठ में उसी बात को 90 अंश। तो ई से धारा 90 अंश पश्चगामी है। पश्चगामी है। अगली पॉइंट आप लिख सकते हैं इसी में, अतः धारा व विभव के बीच
कला में अंतर, कलांतर इसको बोलेंगे या फेज डिफरेंस कहेंगे बेटा, कलांतर। कोष्ठ में कलांतर या कला कोण में अंतर, फाई, कलांतर फाई को हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं। तो कलांतर फाई बराबर हो गया 90 अंश। दोनों में कितने का कलांतर हो गया? धारा और वोल्टेज में π/2 रेडियन का कलांतर है, उसी को कहेंगे 90 अंश। तो धारा व विभव के बीच कलांतर, कलांतर को कहते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट करते हैं। अगली पॉइंट आपके समझ के लिए लिख दे रहे हैं, इसी कलांतर कोष्ठ में फाई का कास ले लिया जाए तो उसे पावर फैक्टर कहते हैं, उसे पावर फैक्टर कोष्ठ में शक्ति गुणक कहते हैं। शक्ति गुणक कहते हैं। अतः पावर फैक्टर, पीएफ को पावर फैक्टर शॉर्ट में, पावर फैक्टर बराबर कास फाई बराबर, देखिए फाई का मान 90 अंश है तो बराबर कास 90 और कास 90 का मान 0 होता है, तो पावर फैक्टर 0 हो गया। अगली पॉइंट लिखेंगे, अतः प्रश्न क्या पूछ रहा है देख लें। तो परिपथ में व्यय शक्ति, तो लिखेंगे परिपथ में व्यय शक्ति, अतः परिपथ की व्यय शक्ति व्यय शक्ति को शक्ति बराबर है, फार्मूला बेटा, पावर P बराबर होता है VRMS गुणे IRMS गुणे कास फाई, ये होता है। चूंकि कास फाई का मान 0 है, अतः V गुणे I गुणे कास का फाई का मान 0 बराबर 0 है। यही आपका आंसर हो गया। तो अतः परिपथ में व्यय शक्ति 0 होगी, परिपथ में व्यय शक्ति होगी तो आंसर आ गया, आंसर हो गया 0। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? एकदम बेटा एक एक पॉइंट आप लोगों का क्लियर मैंने कॉन्सेप्ट कर दिया है। अब जो बच्चा पावर फैक्टर नहीं जानता है वो भी जान जाए कि पावर फैक्टर क्या है। तो ऐसे बेटा, धारा और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस जितने अंश का होता है उसका यदि हम लोग कास ले लेते हैं तो उसी को पावर फैक्टर कहते हैं। और एसी में जो शक्ति, डीसी में केवल पावर बराबर VI होता है, लेकिन एसी में होता है VRMS गुणे IRMS गुणे कास फाई। RMS कौन सी वैल्यू है वोल्टेज का? वर्ग माध्य मूल मान है, और यही वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर हमें कौन सी रीडिंग देता है? वोल्टेज का RMS मान देता है। और ऐसे ही एम्पियर मीटर कौन सी रीडिंग देता है? कभी कभी ये प्रश्न पूछता है। तो एम्पियर मीटर भी हम लोगों को
धारा का आरएमएस मान अथवा वर्ग माध्य मूल मान देता है और कैलकुलेशन में इसी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से व्यय शक्ति अथवा पावर P बराबर VI cos फाई वाट होता है और चूंकि cos फाई पावर फैक्टर 0 है अतः आंसर 0 आ गया, शून्य होगा, व्यय शक्ति शून्य होगी। तो ये तो बातें आपको समझने के लिए हमने बताया। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहीं देख लेंगे बेटा, और ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, चूँकि धारा व वोल्टेज में कलांतर 90 अंश का है और cos 90 का मान शून्य होता है अतः पावर शून्य हो जाएगी। तो जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो देखते समझ जाएंगे कि इसमें व्यय शक्ति शून्य होगी, लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। 4 नंबर क्या कहता है? 4 नंबर कह रहा है एक चोक कुंडली ऐसी कुंडली होती है जिसका प्रेरकत्व व प्रतिरोध होता है। ये भी प्रश्न आपके CPMT में पूछा हुआ प्रश्न है। तो एक चोक कुंडली ऐसी कुंडली होती है जिसका प्रेरकत्व L बहुत उच्च होता है और प्रतिरोध R बहुत निम्न होता है। तो पहला तो बेटा लिख लें, चोक कुंडली का प्रेरकत्व कैपिटल L बहुत उच्च या अधिक कहेंगे, बहुत उच्च होता है, जबकि प्रतिरोध R बहुत कम या नगण्य। क्लियर हो गया? चोक कुंडली बेटा मोटे तांबे के तार की बनाई जाती है। यह मोटे तांबे के तार से बनाई जाती है। और इसका प्रेरकत्व उच्च करने हेतु इसके अंदर नर्म लोहे की छड़ें डाल दी जाती हैं। अगली पॉइंट, मोटा तार होने से प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है।
अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 ABCPMT के सारे प्रश्न जो लिया गया है ACPMT IIT के और आपके बोर्ड में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं, सब ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो ऐसे ही है, आप कहेंगे कि उसका प्रेरकत्व उच्च होता है तथा प्रतिरोध नगण्य होता है अथवा न्यून होता है। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी श्रेणी अनुनादी RLC परिपथ में, श्रेणी अनुनादी RLC सीरीज सर्किट में भी आपको अनुनाद की कंडीशन पढ़ाई गई है। उसी से एक क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपके CPMT वगैरह में भी पूछा हुआ है, तो इसे भी हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, RLC सीरीज सर्किट में अनुनाद की दशा में प्रवाहित धारा व पावर फैक्टर होता है। तो RLC सीरीज सर्किट में Z बराबर हम लोगों ने पढ़ा है, प्रतिबाधा Z बराबर, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिबाधा Z बराबर करड़ी में हम लोग पढ़े हैं R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ऐसे पढ़े हैं बेटा। और अनुनाद की दशा में अनुनाद की शर्त क्या है? अनुनाद जिसे रिजोनेंस कहते हैं, अनुनाद की शर्त आप लोगों को लिखाई गई कि अनुनाद की शर्त क्या है? तो अनुनाद की शर्त है XL बराबर XC। यही अनुनाद की शर्त। यदि XL बराबर XC हो जाए तो इस RLC सीरीज सर्किट में अनुनाद की दशा हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगा? धारा अधिकतम हो जाएगी, धारा का आयाम अधिकतम हो जाएगा, अनंत की ओर चलने लगेगी, भागने लगेगी। तो और प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाएगी। तो लिख लें, देखें यही होता है XL बराबर XC। अब जब XL बराबर XC होगा, अनुनाद की शर्त यही है, कहीं भी अनुनाद की शर्त चाहे सीरीज सर्किट हो और चाहे आपका समांतर सर्किट हो, दोनों में अनुनाद की शर्त यही है। और दोनों में अनुनादी फ्रीक्वेंसी या दोलन फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो उसका भी फार्मूला यही है कि 1/2 पाई और गुणे करड़ी में 1/LC हर्ट्स। तो ये है, चाहे वो सीरीज का पूछे चाहे समांतर का पूछे, दोनों की अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला यही है। अब अनुनाद की शर्त है XL बराबर XC। यहाँ से आप देखें कि यदि XL बराबर XC ये दोनों हो जाएंगे, अनुनाद की कंडीशन हो जाएगी, तो उस समय क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में घटकर 0 हो जाएंगे। तब आप देखेंगे, तब Z बराबर हो जाएगा करड़ी में R², ऐसे हो जाएगा, या Z बराबर तब R हो जाएगा। अनुनाद की दशा में ये आपस में घट जाएंगे बेटा और घटकर 0 हो जाएंगे, तो केवल बचेगा Z बराबर करड़ी में R² का वर्गमूल ले लेंगे तो R बाहर आ जाएगा, तो Z बराबर R ओम आ जाएगा, यानी परिपथ की कुल प्रतिबाधा R ओम हो गई। Z क्या है? परिपथ की कुल प्रतिबाधा, ये Z परिपथ का कुल अवरोध, इन तीनों का मिलाकर, ये भी श्रेणी परिपथ बना हुआ है तो ऐसे ही बनाएंगे, तो इन तीनों का कुल
अवरोध कहेंगे उसे हम प्रतिबाधा Z कहेंगे, और Z बराबर हो जाएगा करड़ी में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL बराबर आप लोगों को लिखाया गया 2πFL होता है, और XC का मान होता है 1/2πFC ओम। तो उससे आप जो है कैलकुलेट कर लेंगे, और जितना आएगा वो मान इस फार्मूले में रखकर और उसका वर्ग कर लेंगे घटाकर। लेकिन जब अनुनाद की शर्त होती है तो उस समय हम लोग जो है परिवर्ती संधारित्र की धारिता C का मान ऐसा चेंज करते हैं, चेंज करके ऐसा सेट करते हैं परिपथ में कि XL और XC बराबर हो जाए। ये आपका यहाँ पर ये XL हो गया, ये XC हो गया, और ये वाला जो है वो XL हो गया, और ये आपका R है। तो इस तरह से आपका Z बराबर R हो जाता है। यानी ये परिपथ जो है जब ऐसा हो जाएगा तो उस समय आप देखेंगे अनुनाद की दशा में Z का मान यानी परिपथ की कुल प्रतिबाधा जो है केवल उसमें लगाए गए प्रतिरोध R ओम के बराबर हो जाएगी। और सिर्फ चूंकि ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, आपस में घटकर माइनस हो चुके हैं, इसलिए प्रतिरोध R में आप जानते हैं कि धारा व वोल्टेज इन फेज होते हैं, एक ही कला में होते हैं, अतः कलांतर शून्य होता है। तो अगली पॉइंट लिखेंगे, अतः अनुनाद की दशा में प्रतिबाधा Z का कुल मान परिपथ के प्रतिरोध R ओम कुल मान प्रतिरोध R ओम होता है, और प्रतिरोध R में V व I, हम लोग पढ़ें प्रतिरोध में वोल्टेज व धारा I V व I इन फेज होते हैं। V व I एक ही कला में होते हैं, एक ही कला को कहेंगे इन फेज। इन फेज होते हैं। इन फेज होने के कारण क्या होगा, अतः जब एक ही कला में होंगे, एक ही कला का मतलब दोनों एक ही साथ अपना अधिकतम मान प्राप्त करेंगे, न्यूनतम मान प्राप्त करेंगे, दोनों साथ ही शून्य मान प्राप्त करेंगे। यानी दोनों जब साथ ही चलेंगे, वोल्टेज भी और धारा भी, तो कोई न आगे चलेगा न कोई पीछे चलेगा, तब हम कहेंगे उनमें कलांतर शून्य है, कोई आगे पीछे नहीं चल रहा। अतः V वोल्टेज व I में कलांतर फाई बराबर शून्य होगा। अगली पॉइंट, पावर फैक्टर PF cos 0, देखिए ना, cos फाई बराबर cos 0, cos 0 बराबर 1 मैक्सिमम।
अब आपके बात समझ में आई। हम लोग जो है अनुनाद की शर्त पढ़ रहे हैं और प्रश्न में अनुनाद ही दिया हुआ है कि किसी श्रेणी अनुनादी RLC परिपथ में, तो अनुनाद की दशा में अब याद कर लीजिए कि RLC श्रेणी यदि अनुनादी पूछेगा तो हम कहेंगे कि श्रेणी अनुनाद की दशा में वोल्टेज व धारा एक ही कला में हो जाते हैं। परिपथ की कुल प्रतिबाधा या कुल प्रतिरोध जो है सिर्फ प्रतिरोध R ओम के बराबर हो जाता है और R में प्रतिरोध R में धारा व वोल्टेज एक ही कला में होते हैं, अतः कलांतर शून्य होता है। कलांतर शून्य का ही यदि कास ले लिया जाए तो उसे पावर फैक्टर कहते हैं, अतः पावर फैक्टर बराबर कास फाई बराबर कास फाई का मान शून्य, तो कास शून्य बराबर 1 अधिकतम। अतः RLC अनुनादी परिपथ में पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है और पावर फैक्टर मैक्सिमम का मान 1 ही है। सर्वाधिक पावर फैक्टर 1 हो सकता है अथवा 0 हो सकता है। इस तरह से पावर फैक्टर का मान 0 से 1 के बीच में ही वैरी करता है और इंडिया में जो मानक या स्टैंडर्ड पावर फैक्टर रखा गया है वह 0.8 रखा गया है। इसका कोई मात्रक नहीं है। कास 30, कास 45, कास 60 का मान केवल ऐसे अंकों में आता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है पावर फैक्टर का। तो इस तरह से पूछ रहा था कि दशा में प्रवाहित धारा व पावर फैक्टर होता है बेटा, तो आप कहेंगे अनुनाद की दशा में पावर फैक्टर 1 मैक्सिमम, हमने लिख दिया अंग्रेजी में, इसी को कहेंगे कि सर्वाधिक होता है 1 होता है या सबसे अधिक 1 होता है आप कहेंगे। और धारा भी मैक्सिमम होगी। जब प्रतिरोध कुल प्रतिबाधा घट जाएगी, केवल प्रतिरोध के बराबर प्रतिबाधा होगी, तो अब क्या होगा, परिपथ में धारा अधिकतम बहेगी। चूंकि Z का मान या प्रतिबाधा Z का मान काफी कम है, अतः परिपथ में धारा I अधिकतम होगी। दोनों आंसर हो गया। धारा अधिकतम होगी और पावर फैक्टर 1 होगा मैक्सिमम। ये 5वां क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया। अब हम लोग 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल जिसका समीकरण दिया हुआ बेटा E बराबर E मैक्स कास ओमेगा टी में विभव का शिखर मान या मैक्सिमम मान या अधिकतम मान 10 वोल्ट व आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। स्मॉल टी बराबर 1/600 सेकेंड पर विद्युत वाहक बल का तात्कालिक मान या तात्क्षणिक मान या इंस्टैंटेनियस वैल्यू का मान बताइए। ये प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपके कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है, तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आ जाते हैं। हम लोग विद्युत वाहक बल का समीकरण लिख लेते हैं। विद्युत वाहक बल का समीकरण हमारे प्रश्न में दिया है E बराबर E मैक्स कास ओमेगा टी। अब E मैक्स का मान हमारे प्रश्न में ऑलरेडी बेटा दिया है कि 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर हम लोग E बराबर लिख लेते हैं यहाँ पर 10 गुणे कास
ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई एन या 2 पाई एफ होता है, और गुणे स्मॉल टी है तो स्मॉल टी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ई बराबर। अगली लाइन में लिखेंगे ई बराबर 10 गुणे कास, ऐसे लिख दें 2 गुणे पाई का मान पाई ही गुणे एफ दिया, आवृत्ति दिया 50 हर्ट्ज है, तो एफ का मान 50 रख दें, गुणे स्मॉल टी का मान दिया है 1/600 सेकेंड। देखिए ना स्मॉल टी यहाँ पर बेटा दिया स्मॉल टी बराबर 1/600 सेकेंड। तो यहाँ से देख लें 50 दूना 100 हो गया, 100 से 600 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, तो पाई बाई 6 हो जाएगा। तो अगली लाइन में हो जाएगा ई बराबर 10 कॉस पाई/6। पाई/6 का मतलब हो गया अगली लाइन में ई बराबर 10 गुणे, इसे पाई का मान 180 अंश होता है, तो इसे कहेंगे इतना कास 30, 6 18 180 कास 30, और ई बराबर हो गया 10 कास 30 का मान हो गया करड़ी में 3/2। कास 30 अंश का मान कितना होता है खरड़ी में 3/2, 2 से भाग दे देंगे, 2 पचे 10, ये कट गया, 2 पचे 10, यहाँ 5 आ जाएगा। तो अगली लाइन में हो गया ई बराबर 5 करड़ी में 3 वोल्ट। यही आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपका छठा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। तो अब धीरे धीरे टाइम भी ओवर हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग अभी ये चैप्टर अभी समाप्त नहीं हुआ है। आज अभी हम लोग 6 ही क्वेश्चन कर पाए, फिर अगले वीडियो में हम लोग और भी 6-7 क्वेश्चन कम से कम कर लें, मेन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर तब हम लोगों का समाप्त होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।